बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी ऐसी इक्वेशंस जो अपेरेंटली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नज़र नहीं आती, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी ऐसी इक्वेशंस जो ज़ाहरी तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तब्दील किया जा सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक है और इसमें हम एक ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 बुक टू फॉलो। क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 4 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब आप बड़े अगर गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने डिस्कस की थी, वो मैं इसकी डेफिनेशन जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वो आप दोबारा देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो फॉर्म थी वो बेसिकली थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अपेरेंटली तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम जो है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सबसे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि चूँकि आपका मेजर जो है मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप लिहाजा केयरफुली टेक्निक सीखने की कोशिश करें, क्वेश्चन को याद ना करें। बीएस बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, हिस्ट्री, मैथ्स कॉम, ये सारे बच्चे जो हैं इनका बेसिकली मैथमेटिक्स मेजर नहीं है, तो इनको मैथमेटिक्स समझने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो पॉज़ करके भी सुनते जाएँ, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व बेसिकली का आपने नहीं करना होता। उसमें स्ट्रैटेजी जो है वो जो डिस्कस की हुई है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि अगर वो क्वेश्चन तब्दील हो जाए, तो उसी स्ट्रैटेजी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब सबसे पहला जो हमारे पास नज़र आ रहा है, ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है तो पता चलेगा ना। वो क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको डेफिनेशन में दी हुई है और आज मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन मीन कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो नीचे आपको लिंक दिया गया होगा कि इस लिंक को चेक करें, वहाँ आप जाके उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। एनी हो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो हम देखते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ज़रा थोड़ा-सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन इस तरह करेंगे कि आप देखते हैं कि ये 4 जो है इसकी पावर 1 प्लस एक्स, इधर 4 की पावर 1 माइनस एक्स है, यानी 4 बेस और इसकी पावर 1 प्लस एक्स है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 1 इंटू 4 रेज़्ड टू पावर एक्स। ये याद रखें, जब आपके पास पावर जो हैं वो ऐड हो रही हैं, तो जब आप उसको सेपरेट करेंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा इस तरह का एक्सप्रेशन। यानी यहाँ तो आपको लिखा हुआ था 4 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस एक्स है, तो हम इसको लैदा करेंगे तो 4 की पावर 1 आ जाएगी और आगे फिर प्लस नहीं आएगा, इनटू आएगा 4 की पावर एक्स। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को हल करने जाएँगे, तो आप देखते हैं कि इन दोनों की बेसिस सेम है। ये 4 है, ये दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ 4 की पावर 1 है, यहाँ 4 की पावर x है। दोनों की बेसिस चूँकि सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस एक्स आ जाएगी। यानी आपने ये सीखा कि जब आपके पास ये एक्सप्रेशन हो, ये 4 इंटू 4 रेज़ टू पावर एक्स, तो चूँकि बेसिस सेम है, बेसिस सेम होने की वजह से ये बेस और ये बेस सेम है, बेसिस सेम होने की वजह से और प्रोडक्ट होने की वजह से इन दोनों की पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो 4 की पावर आ जाएगी 1 प्लस एक्स। तो इसी तरह अगर आपको ये पता चल गया कि आप इस एक्सप्रेशन से 4 इंटू फोर एज पर एक्स को लिख सकते हैं 4 एज पर 1 प्लस एक्स, तो फिर आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि आप इस एक्सप्रेशन से ये भी लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 4 की पावर 1 और फिर 4 इंटू 4 की पावर एक्स। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ क्या आएगा, 4 की पावर 1 इंटू 4 रेज टू पावर माइनस एक्स
होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि 4 1 + x को हमने कैसे लिखा है। इसको लिखा है 4 × 4 x, और 4 1 - x को लिखा है 4 × 4 - x। अगर फर्ज करें यहाँ पे 5 होता, 4 की पावर 5 - x होता, तो फिर मुझे क्या लिखना था, 4 की पावर 5 × 4 - x। एनी हो, अब आपको स्प्लिट करना भी आ गया है कि कैसे हम स्प्लिट करते हैं। 4 1 + x को हमने कैसे स्प्लिट किया है 4 × 4 की पावर x से। इसी तरह ये भी आपको आ गया कि 4 - x को कैसे स्प्लिट किया 4 × 4 - x। ये तो पहला स्टेप हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों टर्म में से ये कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद उधर जाके 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन वो फिर फ्रैक्शन आ जाएगी, इसलिए हम 4 कॉमन लेने की बजाय सिर्फ 2 कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने जब जब आप कॉमन ले रहे होंगे, तो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आप डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आपने इस टर्म में से कॉमन लिया है, ये वाली जो टर्म हमारे पास है 4 × 4 यहाँ से जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया, तो 4 × 4 को 2 डिवाइड करके तो सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा। इसी तरह जब आप इस एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन लेंगे, तो आप 2 से डिवाइड कर रहे होंगे इसको, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 4 को 2 से डिवाइड करके आपके पास रह जाएगा 2। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड कि हमने कॉमन ले लिया है 2, और 2 कॉमन क्यों लिया है, चूंकि 2 जो है उधर जाके डिवाइड कर देगा 10 को, तो मैंने इसलिए ये 2 जो है कॉमन ले लिया। पहला स्टेप क्या था, 4 + 1 + x + 4 - x को हमने स्प्लिट किया है 4 × 4 + 4 × 4 - x के। अगला स्टेप क्या है कि इन दोनों में से 2 कॉमन लिया। मैं 4 भी ले सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं लिया कि 4 10 को डिवाइड नहीं करता, तो 2 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो 2 मैंने कॉमन लिया था, ये उधर आ जाएगा तो वो 10 को डिवाइड करेगा, वहां हम लिखेंगे 10/2। समझ आ रही है, ये 2 इधर सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन लेने के बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके ये डिवाइड करेगा, तो 10/2 आ जाएगा। तो आपके पास रह जाएगा 10/2 किसके बराबर है, 5 के। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 2 × 4 + 2 × 4 इज इक्वल टू 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 4 तो ऐसे ही आ गया, 2 × ये 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं, ये 4 की पावर -x है, इसको नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2/4 की पावर x इज इक्वल टू 5। इसे हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अभी तक हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आया। अब हम एक सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं। हम सपोज कर रहे हैं y जो है y इज इक्वल टू 4 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूशन की है। ये सारा काम क्या हो रहा है, ये काम इसलिए हो रहा है कि जो इक्वेशन दी गई थी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, उसकी हमने मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करके इक्वेशन नंबर 1 बनाई है। अब आप इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y कर लें, t कर लें, s कर लें, u कर लें, v कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो रखना आपने 4 की पावर x है। जब आप ये रखेंगे और ये वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ये 2 अपनी जगह ही रह गया, 4 की पावर x को हमने रखा y। इसी तरह ये 2 अपनी जगह रहेगा और 4 की पावर x को रखा y, तो ये आ जाएगा 2y + 2 और y इज इक्वल टू 5। होपफुली यहाँ भी तक भी समझ आ गया कि ये सिंप्लीफिकेशन, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन की है गिवन इक्वेशन की, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 तक, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने सब्स्टिट्यूशन की है। अब उसकी सिंप्लीफिकेशन करने शुरू करेंगे हम, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आएगा y, और ये y फिर उधर मल्टीप्लाई हो गया 2y² + 2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, और हम ये करते हैं 2y² - 5y + 2 इज इक्वल टू 0। ये अभी तक तो हमारे पास आ गया। क्या किया जी यहाँ पे, ये आपके पास 2y² + 2 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 5 था, तो मल्टीप्लाई कर दिया उसको, वो आ गया 5, ये जो y उधर चला गया वो बन गया आपके पास 2y² + 2 + 5y। अब आप देखें कि ये बन गया 2y² - 5y, ये 5y जो है इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये -5y बन जाएगा। अब आप बड़े गौर से देखें, जो गिवन इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। देख लें ज़रा, ये जो पहली थी 4 + 1 + 4 - x इज इक्वल टू 10, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं थी। इसकी जो हमने इसको करना था सिंप्लीफिकेशन जो की इसकी, पहले हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की और इक्वेशन नंबर 1 बनाई,
फिर हमने सब्स्टिट्यूशन की 4y=4 और वहाँ से सिंप्लीफिकेशन करते करते जब यहाँ आए तो ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये देख लें ax² + by + c=0। x की जगह कुछ भी आ सकता था, वो आ गया। a हमारा 2 है और b हमारे पास -5 है और c जो है वो क्या है +2। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म। दो तरीके हैं, तीन भी हैं वैसे तो। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस वक्त जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन करने के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे ये करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और जो कांस्टेंट है वो, उसको आपस में मल्टीप्लाई करा के देखना क्या आता है। मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ आपको फिर दोबारा कि एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि इस वक्त क्या है 2, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ये मैं आपको बताने लगा हूँ मेथड कंप्लीट उसका फैक्टराइजेशन का, या इसका दूसरा नाम है मिड टर्म ब्रेकिंग। फैक्टराइजेशन और मिड टर्म ब्रेकिंग, इसमें सबसे पहला काम क्या करना होता है कि ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, और ये जो कांस्टेंट है 2, जो कुछ भी है, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। यानी ये इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपने देखना है कि क्या आता है। तो वो आपने किया, वो बन गया 2 × 2 4 आ गया। अब भाई ये जो 4 हमारे पास आया है, इसके आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके दोबारा 4 ही आ जाए और जिनको ऐड करके ये वाला बन जाए। ये क्या चीज़ है -5। अभी तक इसको हमने छेड़ा नहीं था। फैक्टराइजेशन का या मिड टर्म ब्रेकिंग का पहला स्टेप क्या है कि आपने ये जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करना है। वो हमने करके देखा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट फॉर्चुनेटली 2 है और कांस्टेंट भी 2 है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4। अब अगला स्टेप क्या है कि 4 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4 ही आ जाए और जिनको ऐड करके ये दरमियान वाला जो वाई का कोफिशिएंट है -5 ही आ जाए। तो चलिए देखते हैं कौन से बनेंगे। एक तो -4 बनता है और एक बनता है -1। 4 के फैक्टर्स और भी बन सकते हैं, 4 और 1 भी बन सकता है, 2 और 2 भी बन सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकेंगे कि उनको ऐड करके -5 नहीं आएगा। तो सिर्फ ये दो फैक्टर्स हैं 4 के, -4 और -1, जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो 4 आता है और जिनको हम ऐड करें तो -5 आता है। तो लिहाजा हमारे पास जो फैक्टर्स 4 के हैं वो ये वाले फैक्टर्स जो हैं वो बेस्ट हैं। कौन कौन से? -4 एंड -1 बेस्ट क्या, बल्कि पॉसिबल यही रहेंगे। है नहीं, पॉसिबल यही होंगे क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 4 भी आता है और इनको ऐड करके -5 भी आता है। इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं आएगा 4 का जो ये काम कर सके। लिहाजा हमें ये करना अब ये है कि यही जो फैक्टर्स आए हैं -4 और -1, इन्हीं को लिखना है मिड टर्म ब्रेक करने के लिए। तो कैसे लिखेंगे? 2y² तो वैसे ही रह जाएगा और ये -5y को हम करेंगे -4y -y + 2 = 0। यानी 2y² वैसे ही रहेगा और ये 2 भी वैसे ही रहेगा और ये -5y जो है ये बन जाएगा -4y। ये -4 यहाँ से आया और -y ये -1 यहाँ पे आया, जो हमने 4 के फैक्टर्स बनाए थे। तो आपने देखा कि इस तरह से हमारी मिड टर्म ब्रेक हो गई। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। मिड टर्म आपके पास पहले क्या थी? मिड टर्म आपके पास पहले थी -5y। अब वो ब्रेक हो गई है किस में? -4y और -y में। कैसे हुई है? 4 के वो वाले फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और जिनको ऐड करके -5 आए, वो हमने यहाँ पे लगाए हैं, तो मिड टर्म ब्रेक हो गई। तो क्यों हम ये कर रहे थे? देखो ना, इनको ऐड करेंगे -4y और -y को तो -5y आ जाएगा। लिहाजा अब ये सारा कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास कि हमने ये जो पहली दो टर्म्स हैं 2y² -4y, इनमें से देखें क्या चीज़ कॉमन आती है। इनमें 2y कॉमन आता है। 2y आपने कॉमन ले लिया और y -2 रह जाएगा। ये जैसे ही 2y आप कॉमन लेंगे तो 2y कॉमन लेने के बाद ये सिर्फ y रह गया और यहाँ से 4y को 2 से डिवाइड करेंगे, 2y से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा। बात क्लियर हुई है? बात ये है कि हमने
इन दोनों टर्म्स में से 2y कॉमन लिया। 2y कॉमन लेने का मतलब होता है कि आपने इन दोनों टर्म्स को 2y से डिवाइड करना। जैसे ही आप वाई स्क्वेयर को 2y से डिवाइड करेंगे, वाई 2y स्क्वेयर को 2y से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ y रह जाएगा। और जैसे ही आप -4y को 2y से डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ -2 रह जाएगा। लिहाजा ये चीज़ें आपके पास रह गई हैं। और नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि आप इन दोनों में से -y+2 में से कॉमन लें। अब यहाँ आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ तो कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे -1 कॉमन लिया जा सकता है। -1 जैसे ही आपने कॉमन लिया तो y-2 रह गया। यहाँ जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अब इसमें ये बात समझने वाली है कि जब आप मिड टर्म ब्रेक करके कॉमन निकालेंगे तो उसमें जो दो फैक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। एक दफ़ा फिर सुन लें कि जब आप मिड टर्म ब्रेक करके, जैसे आपने यहाँ पे किया मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपने पहली दो टर्म में से 2y कॉमन निकाला और एक बचा y-2। यहाँ से कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या चीज़ कॉमन निकाली जाए, तो वो -1 कॉमन निकाल के y-2 बचा। तो कहना मैं ये कह रहा था कि ये जो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपने पहली दो टर्म में से कॉमन निकाला है, दूसरी दो टर्म में से कॉमन निकाला है, तो जो फैक्टर आएगा वो सेम फैक्टर होगा ये वाला। अगर आपने पहली टू टर्म में से कुछ चीज़ कॉमन निकाली है, यहाँ फैक्टर कुछ हो रहा है और यहाँ कुछ हो रहा है, तो फिर आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग गलत है। वो फिर आप क्लियर कीजिएगा कि क्या इशू है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इस एक्सप्रेशन में अब दो टर्म अब हमारे पास फिर हैं। इसमें y-2 और y-2 चूँकि कॉमन टर्म है, इसको दोबारा हम कॉमन निकाल लेंगे। तो आपके पास रह जाएगा, जब ये y-2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या छोड़ जाएगा, यहाँ सिर्फ 2y छोड़ जाएगा। और यहाँ से जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या छोड़ जाएगा, -1। तो इस तरह से जैसे ही हम 2y-2 कॉमन लेंगे तो यहाँ वो छोड़ गया 2y और यहाँ वो छोड़ गया -1। तो 2y-1 इंटू y-2 इज इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो है ये बनता है 2y-1 इज इक्वल टू 0 एंड y-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। और यहाँ से फिर y की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू 2। इसको हम 1/2 को 2 की पावर -1 भी ले सकते हैं, y की पावर -1 और y की पावर 2। अब आप ज़रा देखें कि ये दो y की वैल्यू, सोल्यूशन तो आ गया। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन गई थी, इसका सोल्यूशन तो आ गया, लेकिन ये सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ x है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो y हमने पुट किया हुआ ये वाला y इज इक्वल टू 4x, ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ y की वैल्यू डालेंगे 4x और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू y की वैल्यू डालेंगे 4x। अब यहाँ भी एक मसला बन गया हमारे लिए कि अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालें। यहाँ से x की वैल्यू इस तरह निकाल लेंगे कि जब आपके पास बेसिस और पावर एक्सपोनेंट्स की फॉर्म हो तो दोनों बेसिस अगर सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होती हैं। मिसाल के तौर पे ये बेस 2 है और एक्सपोनेंट इसका जो है वो x है, इसकी बेस 2 है और इसका एक्सपोनेंट जो है -1 है। इधर बेस जो है 4 है और एक्सपोनेंट जो है वो आपका x है, और यहाँ बेस जो है वो 2 है और इसका एक्सपोनेंट जो है आपके पास क्या है 1। तो अब मसला ये है कि बेसिस हमें, चूंकि एक्सपोनेंट की तो वैल्यू निकालनी है ना, पावर की तो वैल्यू निकालनी है, एक्स की तो वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें इन दोनों की बेसिस सेम करनी पड़ेगी। तो ये 4 की बजाय इसको 2 बनाना पड़ेगा, ताकि इधर जो बेस 2 है वो और ये बेसिस जो है वो सेम हो जाएं। तो 4 को 2 बनाने के लिए हम इस तरह लिखते हैं 2 की पावर 2 रेज्ड पावर x। समझ आ गई। 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, तो वो लिख दिया हमने। इसी तरह यहाँ भी 4 को लिख दिया 2 रेज्ड पावर 2 स्क्वायर। अब आपके पास ये जो है 2 की पावर बन गया 2x और उधर आ गया 2 की पावर -1, वो तो वैसे रहेगा। इसी तरह ये भी 2 रेज पर 2x और 2 की पावर 1। अब आप बड़े गौर से देखें तो दोनों बेसिस सेम बन चुकी हैं यहाँ पे। ये आप अगर गौर से देखें तो आपके पास ये बेसिस सेम बन चुकी हैं, ये इसकी बेस 2 और इसकी भी बेस 2। और मैंने अभी बताया कि जैसे ही बेस आपके पास सेम होंगी तो पावर जो हैं वो आपस में बराबर आ जाएंगी। यानी यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि 2 की पावर 2 चूँकि 2 के बराबर है, ये बेसिस सेम हो गई हैं, तो ऊपर उनकी पावर जो है उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे, यानी वो 2x इज इक्वल टू -1 होगा। सिमिलरली यहाँ भी देखें कि ये बेसिस सेम हो गई है, 2 दोनों 2 है और उधर एक्सपोनेंट जो है वो भी सेम होने चाहिए,
टू एक्स जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट इट एज, तो ये 2x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, जैसे मैंने अभी बताया आपको 2 और 2 बेसिस सेम है तो 2x आ जाएगा -1 के बराबर। इसी तरह ये 2 और 2 बेसिस सेम है तो 2x आ जाएगा 1 के बराबर, उसकी पावर जो है सेम आ जाएगी। और यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी -1/2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो दिस इज द सोल्यूशन, these are the solutions of this equation, x की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू 1/2। इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा सारा। मैं क्विकली आपको रिपीट कर देता हूँ। 4s/1 + x 4s/1 - x = 10 अपेरेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, इसको हमने बेस्ट सिंप्लीफिकेशन कर ली, इसकी वो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद हमने 4s/x जो है उसको y सपोज किया, जैसे ही सपोज किया तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी मिड टर्म ब्रेक करके हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमारे पास y की वैल्यू 2r/-1 और y 2 आ गई। और y को हमने फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन उसकी की है 4s/x और बेसिस सेम करके हमने x की वैल्यूज निकाल दी।